हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसा कि आपको मालूम है, आपका एनवीएस जेएसए के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, किस तरीके का पेपर आया था, क्या लेवल रहा था, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या कठिनाई का लेवल था, और यहाँ से कितने सब्जेक्ट टोटल पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर में किस तरीके का लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, पूरा कुछ आपको आज के पेपर में मैं कराने वाला हूँ। पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा किस लेवल का रहता है, ठीक है। और बाकी की जो अदर पोस्ट है आपकी एनबीएस के अलावा, एमटीएस हो गया, एएसओ हो गया, ठीक है, उसके भी मैं पेपर धीरे धीरे आपको करवाते रहूंगा, जो कि आपको मेरे मिलेंगे, ठीक है। देखिए, एक चैनल पे आप जुड़े हुए हैं जिसका नाम है क्या, द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। वो हेल्पर है केवल, वहां पर मैं केवल क्या देता हूँ आपको, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन वगैरह देता हूँ। इसका नाम है जीके, इसमें जी पीछे क्या जुड़ा हुआ है, जीके जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस पर जो मेरी स्टडी से रिलेटेड जितनी वीडियो होगी, जितना मेरा कंटेंट होगा जो कि पढ़ाने से रिलेटेड होगा, वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। कोई भी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड होगी वो आपको मेरे मेन चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम एनवीए जेएसए का जो 9 मार्च को 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने वाले। टोटल 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2022 में 2 शिफ्ट और 2019 में 3 शिफ्ट। तो मैं वन बाय वन करके आपको पूरा डिटेल में ये कराते चलूंगा। एमटीएस का भी पेपर करेंगे, एएसओ का भी करेंगे, बाकी अदर पोस्ट का भी हम पेपर यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो 9 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेरा खुद का पेपर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा नाम डला हुआ है राहुल जाटव, और ये मेरा केंद्र था, सेंटर वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले सेक्शन आपका आता है, जो आपकी आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन, जिससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, वो मैं आपको ये भी बताते चलूंगा साथ साथ में, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलूंगा, ठीक है। चलिए, इसके पहले से दोस्तों आपके 1 से 2 मिनट लूंगा, कुछ आपको अपडेट बताना जरूरी है, ठीक है, जिससे आप क्या भविष्य में इसका कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए, ठीक है। ये मैंने पूरी वैकेंसी, टोटल 13 पोस्ट हैं, उसके बारे में पूरा अच्छे से बता दिया था। अगर वीडियो नहीं दिखा है, मेरे द एग्जाम हेल्पर चैनल पर जाएंगे, ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे द एग्जाम हेल्पर मेन चैनल पर, जहां पर 174 एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे 2019 और 2022 में, तो 100 उससे रिलेटेड 174 जो वीडियोस हैं मेरे इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में डली हुई। आप जाएंगे एनवीएस की प्लेलिस्ट में, जाइए, 174 वीडियोस लिखे होगा, तो उसमें ये देखिए बहुत सारे, ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलता है, रिजल्ट कब आया था, टाइपिंग कैसे हुई थी, बहुत सारी जो डिटेल्स हैं आपको वहां पर पता चल जाएंगी। हालांकि मैं बताने वाला हूँ, फिर भी आपको पहले से पता चल जाएंगी। और दोस्तों ये है टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने भी तरीके के पेपर होते हैं वो मिलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एनवीएस का लैब अटेंडेंट हो गया, टीजीटी हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया, इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के देखिए 130 मॉक टेस्ट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, मैथ्स हेल्पर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे पेपर आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको ये पेपर देना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। टेस्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर अभी 699 की जगह 599 में आपको मिल रहा है। और इसका कूपन कोड, ये मेरा कूपन कोड है जिसका नाम है B1NW47, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको परचेस करना है तो आप इस कूपन कोड को डाल देंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके का पेपर आता है, और आपकी तैयारी भी अभी से हो जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी 2022 में, मैंने ये वीडियो डाल दी, अगर नहीं देखा जाके देख लीजिए। इसी तरीके से बाकी अदर पोस्ट का क्या कट ऑफ रहा था, और जैसे का 2019 में क्या कट ऑफ रहा था, वो भी मैं आपको आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये मैंने पर्टिकुलर बताया था कि मैं पर्टिकुलर जो पोस्ट है आपकी 13 पोस्ट है, पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उस केवल उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात की जाएगी। तो ये वाला वीडियो देख लेना, जिसमें केवल जेएसए के बारे में बात की गई है कि कैसे क्या काम होता है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी गई, ठीक है। ये कुछ वीडियोज़ है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में देखते हुए मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों जाके। देखिए, टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट भी दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टेलीग्राम पर मैंने आपको 5:49 पर अपडेट दी थी कि मैं रात को शाम को आऊँगा, रात को, ठीक है, जो भी है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन कराने। तो मैंने ये अपडेट दी थी और ये लिंक दी थी कि इस वाले यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े, यहाँ पर 14,840 कैंडिडेट जुड़े हुए ऑलरेडी, तो आप इससे जाके जुड़ जाइए, ओके। चलिए, वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंटेड हूँ, ठीक है। एनबीएस जैसे की जॉब मैंने अभी फिलहाल छोड़ दी है, ठीक है। चलिए, तो चलिए पेपर हम सॉल्यूशन
कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सेक्शन मैंने बताया था आपको कौन सा है। देखिए ये पूरा पेपर है आपका एनवीएस का। देखिए आपको डेट भी दिख रही होगी 9 मार्च 2022 की 8:30 से 11 बजे की जो शिफ्ट थी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर वाला। ठीक है, जेएनवी कैडर कह लो, हेडक्वार्टर कैडर कह लो, सेम ही इसका पेपर आता है। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रीजनिंग का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। इसका जो पहले से है ना, दूसरे शब्द का पहले से है, तो इसका 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 संबंध जो है यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो ओम क्या होता है, तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसको मापने की यूनिट होती है। कोण की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, आपको मालूम है। ठीक है, रेडियन से नापते हैं हम कोण को। ओके चलिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। मैं आपको लैंग्वेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बोल देता है डायरेक्ट ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, बट मैं लैंग्वेज पढ़ने के लिए इसलिए मैंने पढ़ाई आपको, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर उसने बच्चों को लैंग्वेज में फंसा दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लैंग्वेज में फंस सकते थे, और मैं भी फंसा था एक दो लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। ये मेरी आंसर की, चलिए ध्यान रखना, ये मेरा ही पेपर चल रहा है कि मैंने कौन से पेपर टिक किए थे और उसमें कौन से पेपर सही हुए थे। ठीक है चलिए, तो देखिए ये हमारा स्लॉक से पेपर था जिसमें बोला गया सभी क्वेश्चन बम्पर है। तो हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम बना दिया कि सभी क्वेश्चन क्या है, बम्पर है। ठीक है ना, और कुछ टीथर क्वेश्चन है, तो कुछ टीथर क्या है, ये क्वेश्चन होगा। सभी पैसिफियर टीथर है। ठीक है, तो सभी पैसिफियर किसमें आ गए, टीथर में। अब बोला सभी पैसिफियर बम्पर है, तो पैसिफियर ये रहा है ना, बम्पर का ये वाला एरिया है, पैसिफर ये, तो ये तो टच ही नहीं हो रहा, तो गलत। कुछ पैसिफर बम्पर है, कुछ पैसिफर और कुछ बम्पर है, ये भी नहीं हो रहा, देखो टच ही नहीं हो रहा। कुछ बम्पर टीथर है, बोला कि कुछ बम्पर टीथर है, हाँ तो ये देखिए ये कनेक्ट हो रहा है ना, ये वाला ये जो पॉइंट, तो कुछ बम्पर क्या है, टीथर में आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सभी टीथर बम्पर है, सभी की सभी टीथर के बम्पर के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो हमारा कौन सा, केवल ये तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। हरे कलर का जो होता है वो जो आपका एनबीएस का जो ऑफिशियल जो इसका एग्जाम कराते हैं, टीसीएस वगैरह जो एग्जाम कराती है इसकी कंपनी, उसके द्वारा जो आंसर दिया गया, जो सटीक आंसर है वो है चौथा नंबर। यहाँ पर जो मैंने चूज किया हुआ है ऑप्शन, वो है चौथे नंबर का, यानी कि मेरा और ये मैच कर रहे हैं, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है चलिए, अब अगला क्वेश्चन था डायरेक्शन से। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने किससे देखा, पहला देखा हमने, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशंस बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा स्लॉक से हमें देखने को मिला। ठीक है, आप ये जो आपके चैप्टर्स है वो नोट करते जाइएगा एक पेपर में। ठीक है, तीसरा हमें क्वेश्चन देखने को मिला डायरेक्शन से। डायरेक्शन से भी देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। स्लॉक से भी देखिए तीन तीन चार चार यहाँ पर आपके जो लाइन है, तीन तीन चार चार जो आपके लाइन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष जो है तीन तीन आपसे पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर का ये भी एक पजल बेस्ड डायरेक्शन है। ठीक है, जिसमें बोलता है कि पवन ने अपने कार्यालय से चलना स्टार्ट किया, ये कार्यालय और कार्यालय से चलना स्टार्ट किया, 35 मीटर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, तो 35 मीटर पश्चिम चला दिया, यहाँ आ गया। वह दाएं मुड़ा यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा, 20 मीटर चलकर एक बगीचे में पहुंच गया, तो ये बगीचा यहाँ पहुंच गया। वह पुनः दाएं मुड़ा 25 मीटर चलकर एक शॉपिंग मॉल पहुंच गया, तो यहाँ से ये गया, ये 25 मीटर चला और शॉपिंग मॉल आ गई, ये ऐसे में शॉपिंग मॉल। ठीक है, और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थिति ये थी, है ना। अब ये 25 है, ये 35 है, तो ये तो यही है ना, अभी यही है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे हम तो क्या आएगा भाई, ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सीरीज से। ठीक है, मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो चौथे चैप्टर से पूछा गया, यानी कि मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये सीरीज यदि बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए ये हमने सीरीज बना ली। अब इसमें देखिए डबल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम सीरीज इसका डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर एक्स हमें निकालना है, तो हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस यहाँ पर भी हमें कुछ पता नहीं चला, फिर से हमने डिफरेंस लिया, तो हमें देखने को मिला कि 5, 10, 15, 20, 25, तो अगला यहाँ पर क्या आता, 30 आता। अब 30 में हम क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 116 हो जाएगा। 116 में 243 जोड़ेंगे, तो 6 और 3 9, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 359 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। ये देखिए मैंने भी 3 ऑप्शन करेक्ट किया, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, ये आ गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल, यानी कि आकृति वगैरह, फिगर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि वह उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है। तीसरी आकृति यानी कि ये थर्ड नंबर की आकृति है, वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहले से। ये दूसरी है, ये पहली है। ठीक है, इन दोनों में जो संबंध है, वो इन दोनों में क्या संबंध होगा ये पूछ रहा है। तो इन दोनों में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है।
अब हुआ क्या, देखिए ये इस कॉर्नर में था, ये कॉर्नर में आ गया, तो इसको क्या करा गया है, अब ये ऐसे था, देखिए मान के चलिए आर था ये इस तरीके से, तो इसको क्या है, ये मिरर लगा दिया, यहाँ पे मिरर लगा दिया, मिरर में कोई वस्तु जो है ऐसी दिखेगी, तो इसका ही ऐसे पलट दिया, ठीक है, ऐसे इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, पूरा घुमा दिया। तो अब देखिए ये यहाँ था, अगर इसको हम पलट दूंगा उधर पलट इसको ऐसे घुमा के उधर पलटेंगे तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, और ये जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो हमें आर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कुछ आर इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का, और ये ऊपर से ये पूरा बन के आ रहा होगा, ये इधर जा रहा है तो ये ऐसे करके जा रहा होगा, और ये नीचे देखिए दो डॉट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए पूरा काला कर दिया, ये गलत हो गया, इसमें भी 1 2 3 है, गलत हो गया, 1 2 डॉट है तो ऑटोमेटिकली हमें डॉट से ही पता चल गया कि ये सही है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ ऐसी हो जिससे हमें पता चल रहा है कि वैसी है तो हम आंसर दे सकते हैं। अगर वैसे आंसर नहीं देना तो कैसे देंगे, अब देखिए आर है, इसको उल्टा होना है क्योंकि मिरर लगा है, इसमें सीधा है तो गलत हो गया, ठीक है, इसमें उल्टा है, चलो ये हो सकता है एक बार को, तो हम इसमें टिक कर लेते हैं, ये भी उल्टा है, ये भी हो सकता है, ये भी उल्टा है, ये भी हो सकता है। बट अब देखेंगे हम, अब ये इधर को देखिए, इसमें मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें देखिए, इसमें ये जो एरो है इधर को जा रहा है, ठीक है, तो जो इधर इधर वाली साइड होगी वो भी ऐसे ही आ रही होगी, इसकी तरफ आ रही होगी, इसकी तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये भी इसकी तरफ आ रही है, ये भी इसकी तरफ आ रही है, ये भी इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, इसमें तो कोई भेद नहीं है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, बट अंतर कहाँ मिल गया फिर हमें, इसमें हमें अंतर देखा तो हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो कौन सा मिला, लास्ट वाला हमें आंसर आपका देखने को मिल जाता है। चलिए अगला जो हमें क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों, ये मिला था हमें उससे इस क्वेश्चन का नाम है, इसको पहली इसको सेटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। 10वीं कक्षा के 5 मित्रों में अलग अलग लंबाई के हैं, तनिष्क समूह का दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है ना। तनिष्क समूह का दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति, प्रणता केवल स्मिता से लंबी है, रिया और तनिषा दोनों ही सस्या से लंबी है, प्रणता स्मिता से लंबी है लेकिन सस्या से छोटी है, ठीक है। तो इसमें मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें बताना है कि कौन सी क्या चीज़ हुई है, ठीक है। तो हमने ये इसको सबसे ज़्यादा हाइट है और ये सबसे कम है, तो इस तरीके से बना लिया। अब ये बोला तनिष्क समूह का दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो दूसरा सबसे लंबा, पहला सबसे लंबा ये, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, तनिष्क, तो हमने दूसरे नंबर पर तनिष्क बैठा दिया। फिर बोला प्रणीता केवल स्मिता से लंबी है, तो प्रणीता जो है केवल स्मिता से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है, ध्यान रखना, केवल वर्ड जहाँ आ गया ना वो हमें ध्यान देना है। तो केवल किससे, स्मिता से लंबी है, तो ये हो गया। अब बोला रिया और तनिष्क दोनों ही लस्या से लंबे हैं, तो तनिष्क तो ऑलरेडी है, रिया को लंबी करना है, ये जगह खाली थी, तो लस्या से दोनों लंबे हो गए। प्रणीता स्मिता से लंबी है, प्रणीता स्मिता से लंबी है लेकिन लस्या से छोटी है, तो लस्या जहाँ गई इससे छोटी है, बस हो गया, कंपनी गया। पूछा है तनिष्क से लंबा कौन है, तो रिया, खत्म कहानी, ठीक है। अब देखिए क्रिएटर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है, जितने जिनके बीच उतने ही शब्द हैं जितने उनके अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो क्रिएटर हमने वर्ड लिखा, तो सी 3 पे आता है, फिर 18 पे, 5 पे, 1 पे, 20 पे। हमको क्या करना है, जब भी ऐसा वर्ड आएगा हम उसकी नंबरिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक मैच मिलेगा, यहाँ से 3 के बाद क्या आता है, 4 5, तो एक हमें यहाँ से मिल गया पेयर कि 3 के बाद 5 आ रहा है। दूसरा हम वापस जाएंगे 18 से 20, यानी 18 ये 19 ये 20, ठीक है, 18 से 20 में हम जाएंगे तो हमें एक पेयर यहाँ मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेंगे, तो 2 पेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 4 5 ऐसे पढ़ेंगे तो एक मिलेगा, फिर 6 7 8 कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। 18 से 19 20 21 कोई यही नहीं है ना। इसके बाद देखेंगे 5 के बाद 6 7 8 9 कोई नहीं है, 5 से पीछे भी जाएंगे तो 5 6 7 कोई नहीं है, एक के बाद आगे आएंगे 2 3 4 कोई नहीं है, 2 3 4 कोई नहीं है, 20 के आगे तो देखिए 20 से ऊपर वर्ड ही नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद 15 के बाद, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। 15 के बाद यहाँ पर देखिए 16 नहीं है, यहाँ पर पीछे जाएंगे 16 17 18 19 20 नहीं है। अब 18 से देखेंगे 19 20 एक मिल गया, 20 के ऊपर तो है ही नहीं तो एक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करनी होती चीज़ें। चलिए अगला था कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा सब्टल को 75 लिखा जाता है, चेयर को 36 लिखा जाता है, यूनिवर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर जो जितने भी, जैसे चेयर लिखा है मान के चलो, है ना, चेयर नहीं लिखा है, इसका मैंने नंबर डाल दिया, कैसे डाला, CHAIR। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग बहुत कम मिलती है और प्रेशर भी रहता है एग्जाम में, तो इस कारण से इसका मुझे जो कोड है वो नहीं मिल पा रहा था। बट मैंने यहाँ पर देखिए इसे फाइंड आउट किया है, देखिए चेयर का क्या हुआ, C का 3, H का 8, E का 1, ये आपको याद होनी चाहिए नंबरिंग, T का 20, R का 18। अब इसमें क्या किया, इसने सबको जोड़ दिया, जब हमने सबको जोड़ा तो 39 आ रहा है, बट यहाँ तो 36 लिखा है, तो इसने करा क्या, है ना, इसने करा क्या, ये 36 कैसे लिया है, 29 39 इसका टोटल हो रहा है, ये भाई 36 आंसर कैसे ला रहा है। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को ये हटा रहे हैं, ठीक है, केवल बॉवल को छोड़ के कॉन्सोनेंट हटा रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3, ए और आई क्या बॉवल है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 39 में से 3 माइनस करेंगे तो 36 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर कितने कॉन्सोनेंट है, S B T
और एल, 4 है तो 4 माइनस कर दिए। ये देखिए ये वॉवल है यू और ई, ठीक है। इसमें कितने हैं कॉन्सोनेंट, एन हो जाएगा, वी हो जाएगा, आर हो जाएगा, एस, 4 कॉन्सोनेंट है, बाकी की आपके वॉवल। तो 4 माइनस करेंगे 113 में से 109 आ जाएगा, इसका टोटल 113 रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके कोडिंग कोडिंग पूछी जाती है। एक आपका रीजनिंग में सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। आप इसका देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला था आपका, ये आता है, ये सीरीज पूरी करनी होती है जिसमें श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए पहले सबसे पहले हम इनको जो ये लेटर हैं, ये कितने ये गिनेंगे। तो मैंने गिना ये 20 लेटर है। अब 20 में किस किस तरीके से पेयर बन सकता है, या तो हम 5 5 5 5 करके पेयर बना लें, है ना, या 4 4 4 4 करके पेयर बना लें, या फिर 10 और 10 करके पेयर बना लें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम 5 5 के पेयर बना सकते हैं, 4 4 के, 10 10 के कम ही बनेंगे, या तो 5 के बनाएंगे, 4 के। तो मैंने देखा 5 के बना के, तो 5 का मुझे मिल गया PRTBC। फिर से देखिए PRTBC PRTBC PRTBC। तो इस तरीके से हम इसमें से फिर ऑप्शन चूज करेंगे और इसको फिल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन था, इसको नॉर्मल करना है कि ए का अर्थ जोड़ना है। तो बस जहाँ ए लिखा है वहाँ प्लस कर दो, बी का अर्थ गुणा है, जहाँ बी लिखा है वहाँ इंटू कर दो, है ना, जहाँ प्लस लिखा है प्लस कर दो, बी लिखा है प्लस कर दो, है ना, सॉरी बी लिखा है तो इंटू कर दो। सी का अर्थ घटाना तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, है ना, इस तरीके से। और डी का अर्थ भाग है, जहाँ डी है वहाँ डिवाइड दे दो बस, और इसको सोल्व कर लो, बस इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन था, 4 अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। ध्यान रखना, 3 तो, 3 मतलब संगत है, 3 एक तरीके के हैं और एक अलग है बिल्कुल। तो असंगत का हमें चयन करना है। लैंग्वेज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। तो यहाँ आप देखेंगे NOR को इन्होंने लास्ट के 3 वर्ड सब में आगे रख दी, उठा के देखो, NOR, ERT, है ना, AC VM। अब इसने पहला जो वर्ड है MI, वैसा की वैसा कर दिया, AL वैसा की वैसा कर दिया, GR वैसा की वैसा कर दिया। यहाँ क्या करा इसने, AL को AL ना लिख, ला लिख दिया, तो ये भिन्न हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, श्लोक से फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो स्लॉक्स से हमें कितने, 2 क्वेश्चन। तो स्लॉक्स वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो चैप्टर के नाम बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना, यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैं इसका जो आगे आने वाली वीडियोस रहेंगे दोस्तों, उसमें आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है, जो कि बेस्ड रहेगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर, कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस किस सब्जेक्ट से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर से पूरा डिटेल में सिलेबस लेके आऊंगा, ठीक है। बेस्ट बुक कौन सी है जिन्हें पढ़कर मैंने जो है इसको क्रैक किया था, है ना। बेस्ट टीचर कौन से यूट्यूब पर जो कि फ्री में कंटेंट देते हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो मेरे जितने भी चैनल है, जैसे द एग्जाम हेल्पर मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ठीक है, मेन यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है। और अभी आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसका नाम क्या है, द एग्जाम हेल्पर जीके, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, ठीक है, ये वाला द एग्जाम हेल्पर जीके, ओके। चलिए ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसमें बोला कुछ जार पिस्टन है, तो जे फॉर जार, पी फॉर पिस्टन। तो कुछ जार पिस्टन ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। मैं आपको इस सामने लाइव बनाता हूँ, ठीक है। कुछ जार क्या है, पिस्टन है, ठीक है। तो जार को छूते हुए ये पिस्टन वाला हिस्सा बना दिया। कुछ पिस्टन बेल है, तो कुछ पिस्टन क्या है, बेल है, तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। कुछ सभी बेल कंगे हैं, सभी के सभी बेल क्या हुए, कंगे हुए, कंगे को के से डिनोट कर दिया। अब पूछ रहा कुछ कंगे पिस्टन है, तो ये कंगा जरा कुछ पिस्टन पी से मैच हो रहा है ना, ये देखिए टच हो रहा है यहाँ पर, देखिए, तो यानी कि ये सही हो गया। कुछ बेल जार है, कुछ बैल और जार में कभी बैल वाला हिस्सा ही है, जार ही है, तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा। कोई बैल जार नहीं है, इसमें क्रॉस भी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। कुछ पिस्टन जार है, कुछ पिस्टन जार है, हाँ ये वाला देखिए ये सही है, तो ये सही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये सही है, ये सही है, बट इन दोनों में क्या होती है, कंडीशन बनती है, जिसे हम सम और सम नॉट की कंडीशन कहते हैं, सम और सम नॉट की, यानी कुछ और कुछ नहीं, ठीक है, ये वाली हम कंडीशन बोलते हैं। इसमें देखिए कुछ बैल जार है, कोई बैल जार नहीं है। यहाँ पर कुछ तो है, कोई कोई बेल जा रही है, यानी कि कुछ है और कोई नहीं है ना। कोई नहीं मतलब कुछ नहीं है, कुछ है, इसका मतलब। तो इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों कंडीशन गलत हो जाए, तो हम इसे आइदर और की कंडीशन बोलते हैं, यानी कि या वाली कंडीशन बोलते हैं। तो निष्कर्ष 1 और 4 तो बिल्कुल सही है, तथा या तो निष्कर्ष 2 या 3 इसका पालन करते हैं, ये वाली आंसर यहाँ पे आएगा। और देखिए मैंने यही चूज किया हुआ था, ठीक है। तो भाई इसमें जो स्लॉक्स पूछे गए थे ना, ये बैंकिंग लेवल के स्लॉक्स पूछ लिए गए थे। कौन से, बैंकिंग लेवल के स्लॉक्स पूछे गए थे, बैंकिंग में आते हैं इससे खतरनाक खतरनाक स्लॉक्स, ठीक है। SSC वाले बहुत छोटे पूछते हैं। चलिए
अगला फिर सीरीज से आया था और ये आपकी एक रॉन्ग सीरीज थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये सीरीज चल रही है, अब इसमें डबल वगैरह हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे सिंपल रास्ता है कि आप इसका डिफरेंस लिए। हमने डिफरेंस लिया पहली बार, पहली स्टेप ये रहा कि डिफरेंस लिया, कोई कुछ हमें नहीं मिला। ठीक है, यहाँ तक हमने डिफरेंस लिया, हमने डिफरेंस पूरा ले लिया, कोई नहीं मिला। फिर हमने दूसरा डिफरेंस लगाया, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने तीसरा जब डिफरेंस लगाया, तो नहीं सॉरी दूसरा लगाया, फिर हमें दिख गया ये क्या था, ये एक का क्यूब है। क्या है, एक का क्यूब। ये क्या है, दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर दिख रहा है। ये तीन का क्यूब है 27। ठीक है, ये चार का स्क्वायर है 16। तो अब क्या, पाँच का क्यूब आना चाहिए, बट इसका डिफरेंस 115 आ रहा। तो ये गलत है, ये गलत है मीन्स ये गलत है, ये गलत है मीन्स ये गलत है, तो 276 आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखिए, ये आया था भाई पजल से। सोचिए भाई, पजल डाल दी एनवीएस के पेपर में। 2019 वाला भी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा भाई, वो पेपर और इस पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ठीक है। तो इस पेपर में क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 सहेलियाँ हैं, पूरा ये दे रखा था, और इसमें आपको एक एक सर्कल में बोला कि 7 सहेलियाँ करुणा, मालती, रिया, अनवी, गुना, प्रकुल और श्रेणिजा सभी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। रिया प्रकुल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन के आएगा। फिर आप इसके आंसर देते रहिएगा। टोटल इससे देखिए 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये 15 नंबर का, 16 नंबर का, 17, 18, फिर ठीक है 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपसे ब्लड रिलेशन पूछा गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन पूछा गया। देखिए ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन थे। और ये कोडेड वाला ब्लड ब्लड रिलेशन, कौन सा कोडेड, जो कि बैंक में आता है। भाई देख रहे हो, सिलॉक्स बैंक के कोडेड जो ब्लड रिलेशन है, ये बैंक का आ गया। इसमें पजल बैंक वाली पूछ ली इसने। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसने एसएससी और बैंक का कॉम्बिनेशन मिक्स करके दिया था 2022 में, जिस कारण ये पेपर अपने आप में काफी टफ हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर करके दिखा दिया। वैसे आपको ये बोल रहा है कि डब्लू कॉपीराइट यू, तो कॉपीराइट का क्या अर्थ है, बी ए का भाई है ना। बी ए का भाई है, यानी कि यू जो है भाई है डब्लू का। तो यू भाई भाई, ठीक है। देखिए ये होता है मेल के लिए, है ना, मेल के लिए होता है क्या, बॉक्स। और ये होता है फीमेल के लिए कौन सा, गोला। ठीक है, अभी आपको मैं अगर अगर बोलेंगे तो रीजनिंग की क्लास लगा देंगे अपन। ठीक है, बाकी मैं आपको केवल सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, यू भाई है ए का, तो यू भाई किसका हो जाएगा, डब्ल्यू का। परसेंट डी का मतलब है कि ए की माँ बी की पत्नी है, ए की माँ बी की पत्नी है, ये इसकी जो यू की माँ है वो डी की पत्नी है। तो यू की माँ कौन है, हमें नहीं पता कौन है, ये डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी बोला, और डी क्या हो जाएगा, सपति। ठीक है, इसका डी हैशटैग टी, हैशटैग का आता है बी ए की माँ है ना, यानी टी माँ है डी की, तो टी माँ हो जाएगी डी की। ठीक है, फिर बोल रहा है प्लस बी, प्लस का अर्थ हमें देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बी कोमा ए की पुत्री है। ठीक है, यानी कि पी पुत्री है टी की, तो पी पुत्री है टी की, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित इसमें कौन सा व्यंजक सही निकलता है। ठीक है, तो पी डी की बहन है, पी जो है बहन है। देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, पी डी की बहन है, पहला ही सत्य हो गया। और दूसरा देख लो, यू पी का पुत्र है, यू जो है पी का पुत्र है, तो पी का तो नहीं दिख रहा है यार, ये तो डी का और इसका पुत्र है, पी का तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू यू की पत्नी है, डब्ल्यू यू की पत्नी है, तो भाई डब्ल्यू यू की पत्नी नहीं है, ये भाई बहन का रिश्ता हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता ये भाई है बहन है जो भी है, पर ये ब्रदरहुड वाला रिलेशन है। ठीक है, ये भी गलत। टी पी का पिता है, टी जो है ये तो माता है भाई, पिता कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लड कोडेड यहाँ पर पूछा गया। तो काफ़ी जो पेपर है लेंथी बना दिया गया, तो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी पेपर को रखा गया था। ठीक है, ये मेरा 1 नंबर आंसर था, इसका भी 1 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से ये इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका भी एक आंसर था, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था, टोटल 3 आए थे ब्लड रिलेशन, इसका 4 आंसर था, मेरा भी 4 आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स पूछा गया था। मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स का सॉल्यूशन कराते समय मैंने देखा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको अलग से करा दूंगा, कि मैथ्स क्या अपने आप में काफ़ी ज़्यादा समय ले जाता है, थोड़ा समझाने में चला जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अलग से आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर केवल आप चैप्टर नोट करते आइएगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, जो कि आपका किस में आता है। ठीक है, हाइट में गलत लिख रहा हूँ क्या, है ना, ऐसे लिखा जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, ये आता है एडवांस्ड मैथ में। ठीक है, एडवांस्ड मैथ में आता है ये आपका टॉपिक। ठीक है,
तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन आए थे, एक तो ये आया था, एक ये आया, दो क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। तो एडवांस में आपको हाइट एंड डिस्टेंस जरूर पढ़ना है। 2019 में भी इसमें मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, और मैंने बताया था कि आपका 2022 में भी इससे क्वेश्चन आया, और इससे क्वेश्चन आया उठ के। और ये सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा ही नहीं। बट मैंने इसको प्रीवियस ईयर के आधार पर रखा कि 2019 में पूछा गया है, जबकि सिलेबस में नहीं था। इस बार भी सिलेबस में नहीं है, हो सकता है कि इसको पूछा जाए, और ये क्वेश्चन पूछेगा, वो भी एक नहीं दो दो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो डिटेल में सिलेबस लेके आऊंगा आपको, जो कि प्रीवियस ईयर दोनों ईयर 2019 और 22 के पेपर के आधार पर रहेगा कि किस किस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, वो द एग्जाम हेल्पर पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन किससे था, इससे था, ठीक है ना। चलिए ये मेरा सही हो गया था, ठीक है, ये वाला मैंने किया नहीं था क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था लास्ट में। ये आपका देखिए किससे आ गया, परसेंटेज से आ गया, ठीक है। ये किससे आ गया, परसेंटेज से आ गया, ठीक है। अगर वो बोल रहा है भाई इसकी जनसंख्या इतनी है, और 2 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या अंतर बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, 20% का मतलब होता है भाई 1/5, ठीक है। तो वृद्धि हुई यानी कि 6/5 हुआ, 6/5 हुआ, ठीक है। 2 वर्ष बाद एक्स थी 6/5, 6/5, और लास्ट में कितनी हुई 864,000 ठीक है। तो अब हम इसको काट देते हैं, 6 एकम 6, और 2 बचे 26, 6 चौक 24, 2 बचे 24, 6 चौक 24, 1 2 3 0। फिर से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 2 3 0। अच्छा 25 हो जाएगा, 0 0 0, 25 चौक 100, वहाँ से लाई 10, 25 दूनी 50 और 10 60,000, ठीक है। ये आ गया 60,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 60,000, 60,000 थी। अब इसमें हम एक इंक्रीमेंट लगा देंगे यहाँ पे, 6/5, ठीक है। और दूसरे इंक्रीमेंट में देखेंगे कितना हो रहा था, 2 साल बाद तो ये होगा ना, ठीक है। और 2 वर्ष और 1 वर्ष का अंतर निकालना है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12×5 = 60 होता है ना। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 12, 1 2 3 4 आ जाएगा, 12×6 = 72 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। और फिर मैं इसको 864,000 में से माइनस कर दूंगा, 64,000 में से माइनस कर दूंगा। आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेने दो भाई। 2 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व थी 60,000, ठीक है। और 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 वर्ष पूर्व, देखिए ये 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 60,000, यानी यहाँ पर 60,000 थी। देखिए मैंने गलत पढ़ लिया इसको, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। 60,000 जनसंख्या है 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितनी, 60,000। और 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष किसके, इसके 1 वर्ष पूर्व, यानी ये वाली जनसंख्या पूछ रहा है। तो 60,000 थी, इसमें मैंने एक इंक्रीमेंट लगा तो ये कितनी आ रही थी, 72,000, ठीक है। 72,000 में से घटाना, ठीक है, 72,000 में से घटाऊंगा, 12,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हो जाता कभी कभी भाई। हाँ हालांकि मैंने आंसर देखिए टिक किया हुआ है इसमें, ठीक है। वैसे सेकंडों का क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये भी नोट करके चलना है एडवांस मैथ्स में कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अभी इसको आपको नहीं करवा रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। ये आपका पूछा गया था कि मिक्सर से, है ना, मिक्सचर एलिगेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो टॉपिक नोट करते आइएगा। इन टॉपिकों की ही आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक मैंने चूज़ किया था और एक इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 20, ये टाइम एंड वर्क आ गया लो, है ना, टाइम एंड वर्क आ गया, ये मेरा आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आ गया आपका उससे रेशियो और प्रोपोर्शन से, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन से आया, मेरा आंसर ये रहा, इसका भी आंसर ये रहा, ठीक है। चलिए करके दिखा देता हूँ, चलो 4 9 और 8 का चतुर्थानुपाती पी है, 4 9 8 पी। इसमें क्या करेंगे, 4/9 बराबर 8/पी करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, पी बराबर 9 दूनी 18 आ जाएगा। इसका बोल रहा है पी, है ना, तथा पी और 30 का तृतीय अनुपाती, पी और 30 का तृतीय अनुपाती क्यू है, यानी कि P/30 बराबर 30/क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टू 30 3 का 900 बराबर PQ, ठीक है। तो बोला कि 32 और क्यू के बीच मध्यानुपाती। तो अभी देखते हैं, पहले हम ये निकाल लें, तो क्यू कितना, पी कितना हमारा 18, है ना, 18×5 = 50, क्यू की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। पी की आ गई 18, क्यू की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। इसका मतलब 32 और क्यू के बीच, 32 और क्यू के बीच मध्यानुपाती पूछा है उसने, एक्स होगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 50, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 32 × 50,
है ना। 32 × 50 आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ओ भाई एक सेकंड दोस्तों, 0 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और एक 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई। और एक्स बराबर किसका स्क्वायर होता है, ये 40 का स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप देख सकते हैं आप कितने लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाया नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं दोस्तों। यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं आपको अलग से करा दूँ, ठीक है। देखिए दो पाइप है ये, और ये नल एंड टंकी से आ गया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछिए, टॉपिक में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर देखिए मेरा आंसर भी मैच है, इसका भी मैच है। बोला कि ए और बी दोनों मिलकर एक टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप के साथ खुलेगा, लेकिन पाइप ए जो 40 मिनट में टैंक को भर सकता था, टैंक भरने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया गया भाई, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से था, ठीक है। मेरा भी आंसर ये, इसका भी, ठीक है। चलिए, 6 अंकों की एक संख्या है, के का मुहा मान ज्ञात कीजिए जो उक्त संख्या 33 से विभाज्य। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 33 से विभाज्य यानी कि 3 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 से डिवाइड यानी कि, हाँ 3 से नहीं करेंगे, 11 से चेक करेंगे इसमें दोस्तों, है ना। 11 से चेक करते हैं, 11 में क्या करते हैं कि इस तरीके से, ठीक है। विषम स्थानों पर शंकु का योग, अंकों का योग, और सम स्थानों पर, तो 1 3 और 4 कितना हो गया, 4 और 3 7 8, है ना। माइनस करेंगे के यानी 2k प्लस 9 बराबर ये होना चाहिए 11 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। 11 हो या 0 हो या 11 का गुणज हो। तो हम देखेंगे 8 माइनस 2k की वैल्यू क्या रखूँ, चलिए यहाँ पर 5 आंसर है, 5 लिखता हूँ। तो 5 दूनी 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 में से 8 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 आएगा, माइनस प्लस कोई नहीं चलेगा। तो 11 बराबर 11 आ गया, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका देखिए किससे आ गया, ट्रेन एंड स्पीड से आ गया, ठीक है। ट्रेन एंड स्पीड से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आंसर मेरा है, ये इसका है। अगला क्वेश्चन हमारा देखने को मिला हमें एज से, है ना। एज से अगला क्वेश्चन आ गया, 40 व्यक्तियों के एक समूह में सबसे अधिक आयु और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु मतलब 94 वर्ष का है, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एक कंपनी में स्नातक कर्मचारियों की संख्या और पूर्व स्नातक कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 1:4 था, ठीक है। 10 और व्यक्ति शामिल हुए, कुछ कर्मचारियों को स्नातक की डिग्री हासिल हो गई, जिससे पूर्व स्नातक कर्मचारियों की संख्या में 6 की कमी हुई, तथा स्नातक और पूर्व स्नातक कर्मचारियों की संख्या 1:3 हो गई। आरंभ में कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको आंसर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक था, ये रेशियो था। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, आयु, एज वाला, है ना। औसत वजन, एज और एवरेज को यहाँ पर कंबाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, ये भी देखिए मेरा आंसर सेम है, ओके। चलिए, निधि ने एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, अब देखिए ये वाला जो है ना, ये आपका टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर रुपए वाला भी जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ये भी पूछा गया। तो ये इसने क्या करा था, पहली बार एनवीएस ने ऐसा पेपर लिया था जिसमें मैथ्स में, ठीक है, रीजनिंग कह लो, जीए कह लो, हिंदी कह लो, इंग्लिश कह लो, कंप्यूटर कह लो, यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इसमें एक ये पैरा दे दिया, है ना, रीजनिंग में आपको पजल दे दी। तो इस तरीके से आपको हर सेक्शंस में, है ना, हर सेक्शन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पैरा वाइज क्वेश्चन पूछने की कोशिश की और काफी टाइम टेकिंग करने की इसको क्वेश्चन की हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। ये अभी वही चल रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। फिर यहाँ पर देखिए डिस्काउंट से ये क्वेश्चन पूछा गया फिर से, जो कि पैरावाइज था, ठीक है। 1 2 और 3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए। तो 6 क्वेश्चन आपके पैरावाइज पूछे गए थे, जहाँ पर एक 2 चैप्टर को कम मिलाकर उसको एक बड़ा क्वेश्चन देने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो तैयारी करनी है अपनी बिल्कुल बेसिक से करनी है और हार्ड लेवल तक करनी है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और टाइमली करने हैं। टाइमली कैसे करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और टाइम के लिमिट के अंदर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इससे आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन, जो कि बड़ा होता है अपने आप में, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे भाई, पढ़ना होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस किस लेवल से आते हैं। यहाँ पर बोला है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो नग्न है,
के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है। तो देखिए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो थे ये नग्न अवस्था में घूमते थे, जो जैनियों के भगवान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 14 मेरा करेक्ट था। यहाँ पर पूछा गया जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो जन्म और मृत्यु जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 1969 में, ठीक है। चलिए, वाईफाई का पूर्ण रूप मालूम होगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है। इस निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में प्रवेश किया था। तो रेक्टिफिकेशन के द्वारा, यानी कि दिष्ट करंट के द्वारा इस प्रोसेस को किया जाता है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2022 के महीने में निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में वीजा विवाद का सामना करना पड़ा था। तो ये नोवाक जोकोविच को, ठीक है। करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका टाइगर रिजर्व जितने भी होते हैं हमारे, है ना, नेशनल पार्क जितने भी होते हैं उनसे क्वेश्चन था। ये आपका साइंस से, है ना, साइंस में भी क्या फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। ये वाला आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया, फुल फॉर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपका किससे, एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। ये वाला आपको किससे, ये मतलब ये आपको धार्मिक जो चैप्टर्स होते हैं उससे पूछ लिया गया ना, मंदिर मस्जिद वाला टॉपिक। ये भी आपका क्या था, करंट स्टैटिक, ठीक है। करंट में स्टैटिक वाला कि डैश हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो ये थी एन लम्सडन, ठीक है। चलिए, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पेपर हुआ था, 21 का करंट अफेयर पूछा गया, यानी कि एक साल पुराना आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना होगा। इसमें पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस लिए, तो शारीरिक क्रिया और विज्ञान औषधि के लिए प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। रियो पुरगिल पर्वत शिखर निम्नलिखित में किस राज्य में, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। नदी नाले झील, है ना, समुद्र वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संगीतकार कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्र घटम के लिए प्रख्यात है। तो कौन सा जो वाद्य यंत्र है और उससे संबंधित जो वादक है जो किसको बजाता है, वो आपको नाम याद होना चाहिए, और किस घराने से संबंधित है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि TH विनायक राम कर्नाटक संगीत से संबंधित है, जो कि घटम बजाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार, ये करंट अफेयर है। बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 129 मिलियन लोगों की आबादी का डैश हिस्सा भारत के अनुसूचित जनजाति समूह से आता है, तो कितना, 9.4। ये काफी डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 2017 में निम्नलिखित में से किस सरकारी बैंक के साथ भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया। तो ये था SBI के साथ आपका भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया था। ये 2017 में करंट अफेयर था, और देखिए कब पूछा गया भाई, 22 में, 5 साल बाद करंट अफेयर पूछ रहा है, क्योंकि एक स्टैटिक जीके का फैक्ट बन चुका था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बजट जो होता है, बजट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरकार ने 21-22 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग डैश की राशि आवंटित की थी, तो 79,600 करोड़, ठीक है। तो अब की बार जो बजट आया, आपको बजट भी पढ़ना चाहिए कि ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर प्रकीर्णित होने वाले सूर्य प्रकाश को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे पर्यावरण बोल सकते हो, या फिजिक्स, या बायोलॉजी के अंदर आप रख सकते हैं, यानी कि साइंस के अंदर कुल मिला के इसको रख सकते हैं आप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत है। देख रहे हो कितना डीपली क्वेश्चन है भाई, कितना डीपली है। देखो आप, 56.6%, ये क्वेश्चन भाई, मतलब लाखों में कोई एक बच्चा होता है जो बता पाता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था, तो ये 1993 में आया था। सितार वादक पंडित रविशंकर को डैश ग्रैमी अवार्ड समारोह में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीव से सम्मानित किया गया था, तो इसे 55वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये पॉलिटी से था, ठीक है। ये किससे था, पॉलिटी से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों, यानी कि जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, उनकी संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचे के बारे में बात करता है, ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। तो ये होता है 74वां संविधान संशोधन। 73rd किससे रिलेटेड था, तो ये पंचायती राज से था। 74th स्थानीय नगर निकाय से था, ठीक है। चलिए, अगला साइंस से क्वेश्चन है, बायोलॉजी से, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। ठीक है, यानी कि लिंग का चयन करना, पहले बोलते थे ना कि लड़का होगा लड़की होगी, उसे प्रसव से पूर्व ही उसको हटा दो कि लड़की है, मतलब वो ये पता करना कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल है फीमेल है, और उसको फिर अगर वो ऐसा बोला था कि फीमेल है तो उसको काफ़ी जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, और उनको गर्भ के अंदर ही जो है उनका निदान कर देना प्रसव से पूर्व ही। ये ऐसी पहले बहुत सारी जो गतिविधियां वो चलती थी, तो इन्हीं को रोक लगाने के लिए एक अधिनियम आया था, जो कि सन 2003 में
लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि 2014 में, अब देखिए 2014 का करंट अफेयर आ गया, तो आप देख सकते हैं भाई जीके किस लेवल की पूछी गई है, मतलब कतई जहर लेवल पूछा गया भाई, है ना, कतई जहर लेवल की जीके जो है यहाँ पर पूछ ली गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल का नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। ठीक है, तो 2014 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ पैनल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में डैश से अधिक व्यय करने वाले को गरीबी नहीं माना जाएगा। तो 32 रुपये से ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कोई एक दिन में व्यक्ति खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। भाई 32 रुपये में क्या आता है, 2014 में भी क्या आता होगा 32 रुपये में, कौन सी रिपोर्ट लगाते हैं ये लोग यार, बताओ कौन सी रिपोर्ट मारते हैं ये धंधा चल रहा है यार। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म कर दिया जो सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है, जिसे हम बोलते हैं एलजीबीटी कानून। ठीक है, तो मैंने इसका 2019 लगा दिया गया था, पर इसका जो आंसर है सही वो 2018 हो जाएगा, एलजीबीटी कानून आया था। ठीक है, धारा थी 377। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय दक्कन पठार से, पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती, तो ये थी ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये हमारा जी के सेक्शन चल रहा है भाई, इसमें पैसेज कहाँ से आ गया देखो, देख रहे हो, मैथ्स में पैसेज, रीजनिंग में पैसेज, जीके में पैसेज, हिंदी में पैसेज, इंग्लिश में पैसेज, कंप्यूटर में पैसेज, सब जगह पैसेज मार दिए भाई, इतना खतरनाक मारा है। अब इसमें देखो, और ये लेवल क्वेश्चंस का लेवल देखो, मतलब आपको आईएएस लेवल की तैयारी करवा रहा है भाई, ये देखो। अब इसमें ये पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए स्टैनली वाल्डविन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा एक समूह नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलो प्रतिष्ठित लिबरल वकीलों की संयुक्त अध्यक्षता में आयोग में 7 सदस्य, 4 कंजर्वेटिव, 2 लेबोराइट और एक लिबरल शामिल थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 16वें सम्मेलनों की रिपोर्ट में चर्चा की गई और इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 पर कुछ प्रभाव पड़ा। अब ये पूछ रहा है कि दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में किस घटना का वर्णन किया जा रहा है। तो भाई अगर कोई इतना डीपली कौन पढ़े भाई, यूपीएससी लेवल वाले बंदे पढ़ते हैं इतना डीपली, क्या पूछना चाह रहे हो आप, है ना। भाई इसको देख के कौन सी घटना याद आएगी तुम्हें। अब देखो यहाँ साइमन कमीशन घुसड़ दिया, यह आया था 1927 में, अब एक भी वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा कि 1927 आया हो। देख रहे हो ना कि कितना मतलब खतरनाक तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछने की ये कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन था उपरोक्त आयोग के समय, एक सेकंड, है ना, उपरोक्त आयोग के समय भारत के वायसराय थे, तो कौन थे भारत के वायसराय, लॉर्ड इरविन यांग। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, 1930 में, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अगला देखिए 1930 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कितने खंड थे, कहाँ लिखा है भाई खंड इसमें, मतलब पैसेज दे दिया आपको, उस घटना के बारे में याद दिला दी कि उस समय वो घटना हुई थी, अब आपको वो घटना बैठ के वहां पे याद कर दी पूरी। भाई इसमें क्वेश्चन पूछो ना क्या पूछना चाह रहे हो, भाई कुछ भी पैसेज कुछ दे दिया, क्वेश्चन इसके अंदर से चल रहा है अंधाधुंध, देख रहे हो 2 खंड थे, कौन लगाएगा ऐसे क्वेश्चन बताओ, है ना। अगला देखिए ये भी आपको दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला जो इसने दिया था 4 क्वेश्चन इससे आए। अब देखिए साइंस से घुसेड़ दिया इसने, साइंस से भी यहाँ पर पैसेज पटक दिया, साइंस में भी बायो से, ठीक है, साइंस में भी किससे, बायो से पैसेज पटक दिया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ जीके की जो आप तैयारी करें वो एक खतरनाक लेवल पर तैयारी करें, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें एक अच्छे लेवल पर तैयारी करें। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में 2019 का पेपर दिखाऊंगा कि उस पेपर में किस तरीके का पेपर आया था और ये पेपर किस तरीके का पेपर था, है ना, और इसकी सेकंड शिफ्ट भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं, स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक वाली कोशिकाओं के डैश में पाए जाने वाले झिल्ली झिल्ली बाद देंगे। तो चौथे में कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम चौथा देख लेते हैं, चौथे में कौन सा आएगा, चौथे में आएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली झिल्ली बाध्य अंग होते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहला इसमें पूछ रहा है कि पहले में क्या भरना चाहिए, पहले में क्या भरोगे, जिसका प्राथमिक कार्य डैश के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करती है जी, एटीपी रिलीज करती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है रिलीज करती है। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर पूछा गया दूसरे में कि माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में गोल से अंडाकार होते हैं और आकार में कितने नैनोमीटर से होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये होते हैं 0.5 से 10 माइक्रोमीटर, सॉरी, है ना, माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 3 में क्या भरना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या भरना चाहिए,
ठीक है, तो इसमें आएगा एरिथ्रोसाइट आरबीसी आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इससे किस किस तरीके के हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको अच्छी खासी तैयारी और डिटेल में पढ़ना होगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ ली, डिटेल में आपको तैयारी जो है यहाँ पर करनी होगी। डिटेल्ड में आपको किसी भी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्ड में तैयारी करवाऊँ, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। द एग्जाम हेल्पर जीके और द एग्जाम हेल्पर दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश का, जिससे 15 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या हुई, तो अटेंडेंस लिखा है, तो पहली बात तो टी ही इसमें गलत है, तो अटेंडेंस। ठीक है, इस तरीके से अटेंड को डांस कराना, ठीक है, अटेंड को डांस कराना, ये करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो आई रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो दो आएगा, वो बोल रहा है कि मैं ऑफिस पहुंच गया, देखो इतना हैवी ट्रैफिक था उसके बावजूद मैं यहाँ पहुंच गया, यानी आई रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो दो यानी यद्यपि, यद्यपि वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था फिर भी मैं कहाँ ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एंटोनिम पूछा गया किसका, अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है चौंका देना, है ना, कुछ मतलब डेंजर जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं अलार्मिंग सिचुएशन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब काम, शांति वाली, तो कंफर्टिंग हो जाएगी, शांति वाली। ठीक है, अगला है नॉलेज की सही स्पेलिंग, तो ये हो जाएगी नॉलेज की सही स्पेलिंग। ठीक है, सिंपल सिंपल था। द मैन एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगता है। ठीक है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है प्रपोजिशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोला गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आई एम हैप्पी यू आर हियर इवन इफ द पार्टी बिगिन लॉन्ग बैक एज दिस से। ठीक है, उसने ऐसा कहा कि मैं खुश हूँ भाई, भले ही पार्टी 1 घंटे पहले हुई, शुरू हुई थी, किसी का बर्थडे था, कोई किसी का वेट कर रहा था, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, अब वो उसका वेट करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, अब कोई 1-2 घंटे बाद आया, बिल्कुल पार्टी एंड पे थी, तो वो उससे होता है कि मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम आए तो, है ना, या तुम आई तो। हालांकि पार्टी काफ़ी समय बस ख़त्म होने वाली थी, फिर भी मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए, मेरी पार्टी का मकसद पूरा हो गया और मैं खुश हो गई या खुश हो गया, जो भी है ना। तो इसका मतलब होता है देर आए दुरुस्त आए, है ना, किसी काम का देर से होना ही अच्छा है उसके ना होने से, है ना। तो बेटर लेट देन नेवर, है ना, बेटर लेट, लेट बेटर है देन नेवर, मतलब कभी ना हो, मतलब ऐसा हो कि वो आए ना, आया नहीं तो भाई वो दुखी हो जाएगी या दुखी हो जाएगा वो, है ना। इससे बढ़िया कि चलो आया तो कम से कम देर से आ गया वो, है ना। 4 घंटे थे पार्टी के, 4 घंटे का स्लॉट था, पर वो 3 घंटे बाद आया, एटलीस्ट आ तो गया ना, नहीं आने से अच्छा तो, है ना, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, इसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस। ठीक है, कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो मांस खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस कौन होते हैं, जो कि मांस और हर्ब दोनों खाते हैं, प्लांट्स, मांस और प्लांट दोनों खाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्निवोरस, है ना। इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट कीड़े खाते हैं, हर्बीवोरस जो कि घास फूस वगैरह खाते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मैं आपको ये करा दूंगा, मेरे नोट के अंदर ये है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम चाहिए डिस्काउंट का। डिस्काउंट का क्या होगा, छूट देना, रिबेट देना, है ना। अगला है द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को कैप्ट करके रखा जाता है उनको बोलते हैं हम अपियरी। अवेरी किसको बोलते हैं, जहाँ पर वर्ड्स को कैप्ट करके रखा जाता है। एक्वेरियम जहाँ पर मछली, म्यूजियम यहाँ पर मतलब जो भी बड़े बड़े जो होते हैं चीते वगैरह या कुछ भी ऐसा सामग्री जो मतलब अलग अलग टाइप के म्यूजियम होते हैं, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। चलिए अगला है फ्रेजल वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, ही हैज डैश विद हिज ब्रदर एवर सिंस द बिजनेस रैन इनटू लॉसेस। ठीक है, बोला कि ही हैज फॉलन आउट विद हिज ब्रदर एवर सिंस द बिजनेस रैन इनटू लॉसेस। ठीक है, वो जब से उसका बिजनेस किस में गया है ना, सिंस द बिजनेस रैन इनटू लॉस, जब से उसका बिजनेस जो है वो घाटे में चल रहा था, तो उसने अपने भाई से क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया, है ना। तब से उसने अपने भाई से झगड़ा कर लिया है, मनमुटाव हो गया उसका कि जब से बिजनेस घाटे में चल रहा है। ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए इसमें एक पैसेज आता है, ठीक है, पैसेज आया कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आपका भी आएगा, इससे 3 से 4 क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, वो बता दूंगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, पैसेज अच्छा आया था, पैसेज पढ़ने लायक था कि स्ट्रेस हैज़ बिकम एन इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यानी कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी लाइफ से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस हमें आता है और उसे हमें झेलना ही पड़ेगा, ये इनएस्केपेबल है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता, कोई कितना भी कोस हो स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता, उसे कभी ना कभी तो स्ट्रेस हुआ ही होगा। ठीक है, many of our illness are a result of stress and to deal with it we need certain ways to relax our bodies and mind। ठीक है, तो इलनेस क्या होता है,
ये हमारे स्ट्रेस जो हमें बीमारी होती है कोई भी, तो वो किसका रिजल्ट होती है, वो स्ट्रेस का ही रिजल्ट होती है। और फिर हम इसको डील करते हैं, इसको ठीक करने के लिए वी नीड सर्टेन वेज टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, है ना। एक निश्चित हमें चीज़ चाहिए होती है इसको हम रिलैक्स एंड कूल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लिसनिंग टू जेंटल कामिंग एंड मेलोडियस म्यूजिक रिलैक्सेस पीपल बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अगर हम म्यूजिक सुनते हैं, जैसे कि आप भी सुनते होंगे, आपने भी ऐसा फील किया होगा कि अगर आपको आप जेंटल म्यूजिक सुने, काम म्यूजिक सुने, मेलोडियस म्यूजिक सुने या रिलैक्स म्यूजिक सुने, आप मतलब थके हुए और थोड़ा ऐसा म्यूजिक सुन लिया बस कि नींद नहीं आ रही हो, म्यूजिक सुनते सुनते सो गए, मतलब ऐसा म्यूजिक लगा दिया कि तेरा होने लगा, ऐसा, है ना। तो आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी नींद आने लगेगी, है ना, इस तरीके से आप सुनेंगे तो ये चीज़ है ना। इसके बाद बोला कि म्यूजिक रिलीजेस एंडोर्फिन्स, ठीक है। तो म्यूजिक क्या रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है, द नेचुरल पेन किलर्स इन आवर ब्रेन। ये एक हार्मोन होता है जो कि नेचुरल पेन किलर्स होता है। जैसे हमें मगर बॉडी में दर्द होता है तो हम बाहर से पैरासीटामोल या जो भी डिस्प्रिंस वगैरह खाते हैं वो, बट अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो ये एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि नेचुरल पेन किलर्स का काम करता है अपने ब्रेन में, ठीक है। विच रिलीव्स अस फ्रॉम द सेंस ऑफ पेन, जो कि हमें सेंस से छुटकारा देता है। म्यूजिक कैन नॉर्मलाइज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमारी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो हम अगर हम जेंटल कामिंग म्यूजिक सुनेंगे तो हमारी वो जो है वो हमारी कंट्रोल में हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। द कॉमन अकरेंस ऑफ फैटिग्यू एंड बोर्डम डिक्रीजेज व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। तो द कॉमन अकरेंस ऑफ, मतलब जो अकरेंसेज जो घटनाएं होती हैं फैटिग्यू एंड बोर्डम की, यानी कि फैटिग्यू यानी कि थकान, और जो हमारा आलसीपन होता है, मतलब जो मतलब थकान होती है, जो हमें सुस्ती सी आती है, उसको डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें म्यूजिक को सुनना चाहिए। म्यूजिक डाइवर्ट्स अवर अटेंशन। म्यूजिक क्या करता है, हमारी जो अटेंशन है, जैसे हम कुछ सोच रहे थे तो हमने एकदम से म्यूजिक सुना तो हम उसको गुनगुनाने लगते हैं, तो वहां से हमारा माइंड हट जाता है, ठीक है। तो म्यूजिक क्या करता है, डाइवर्ट करता है अवर अटेंशन फ्रॉम एवरीडे एंजाइटी। मान लो हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, हम लगे हैं अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, पर हम सोचते हैं कि चलो यार कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हैं बढ़िया से, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वो जो हमारा वहाँ ध्यान था वो हट जाता है, एंजाइटी हमारी दूर रहती है। देयर बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कॉज्ड बाय सच कंसर्न्स। वाइल मेडिटेटिंग लिसनिंग टू म्यूजिक हेल्प अस टू कॉन्टेक्ट कनेक्ट विद अवर सोल, ठीक है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, है ना, तो ये हमें हेल्प करता है हमारी सोल से कनेक्ट होने के लिए। स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन एंड बूस्ट देयर मेमोरी बाय लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं अगर वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर है और उनकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होती है, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है। दोस्तों जब मैं तैयारी करता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं मैथ्स के क्या करता था, मैथ्स जब लगाता था ना, मैथ्स में 2-3 घंटे लगातार लगाता था, तो उसमें मैं क्या करता था, हेडफोन मोबाइल लेता, उसमें हेडफोन कनेक्ट करके और अपने जो है कानों में, है ना, अपने जो कानों में इस तरीके से लगा के और म्यूजिक सुनता था बढ़िया से, है ना, म्यूजिक सुनता था बढ़िया से। और म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ता था फिर मैं, है ना, अपनी कॉपी पे लेके उस पर बस करते रहता हूँ, गाने चल रहे हैं उधर मैथ चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सही लिखी हुई बात कि स्टूडेंट कैन इंप्रूव देयर कंसंट्रेशन एंड बूस्ट देयर मेमोरी बाय लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक, ठीक है। सूदिंग, सॉफ्ट हो गया, सूदिंग यानी कि मतलब काम काम म्यूजिक, है ना। वैन प्लेड एट नाइट, अगर नाइट में प्ले करें तो और ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प अस टू रेस्ट एंड रिलैक्स फॉर अ गुड नाइट स्लीप्स। मेरे को क्या होता, मैं जैसे पढ़ता था तो दिन भर एंजाइटी रहती, रात में नींद नहीं आती, हेडफोन लगाए और आंखें बंद करी और सो गया भाई। मतलब गाने चल रहे 2-3 बजे मुझे याद आता है हेडफोन खींचना, क्योंकि मैं गाने गाने सुनते सो गया, कोई नींद आ गई थी, वैसे नींद नहीं आ रही थी, गाने सुने तो नींद आ गई, है ना। लिसनिंग टू गुड म्यूजिक हेल्प इज ओवरकम नेगेटिव ट्रेट्स सच एज एंगर और बरी। अगर आपको क्रोध आ रहा है, आपको चिंता है ना, देयर बाय इंप्रूविंग अवर पर्सनैलिटी, तो आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा। इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी भी पैदा करता है और हैप्पीनेस पैदा करता है। जैसे आपके मनपसंद का गाना आ गया तो आपको सो जाएंगे, है ना, या आपको बोरिंग फील हो रहा है, आपने एनर्जेटिक गाना सुन लिया सुबह सुबह, जैसे रनिंग में जाते हैं, है ना, आपने अच्छा गाना सुन लिया, है ना, कर हर मैदान फतेह वाला, तो आप तो एकदम से आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है। एवरी सेल इन द बॉडी बिकम्स एनर्जेटिक विद इंक्रीज्ड पीस ऑफ माइंड। म्यूजिक इज अ थेरेपी फॉर एवरीवन। म्यूजिक सभी के लिए क्या है, थेरेपी है। प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। टू फ्लरिश एंड रिजुवनेट, है ना, फ्लश यानी कि उनको समृद्ध खुश रखने में, रिजुवनेट उनको फिर से जीने का एक नया तरीका देती है। इट सर्टेनली प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग द वर्ल्ड बेटर फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है।
ये इसका कहना था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि एंटोनिम पूछा गया किसका, फ्लरिश। फ्लरिश का होता है समृद्ध देना, खुशी देना, तो प्रॉस्पर समृद्ध हो जाएगा। रिलीव राहत देना है ना, खुशी देना एक तरीके, बूस्ट देना यानी कि वही बूस्ट देना, खुशी देना एक तरीके से। और विदर का मतलब होता है कि दुख भरी चीजें देना है ना, इस तरीके से है ना। तो ये होता है आपका विदर। ओके, सूखा सूखा इसका मतलब होता है मतलब खुशहाली से, मतलब नेगेटिव पॉइंट में आता है ये वर्ड है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हाउ कैन वी डील विद स्ट्रेस। ठीक है, तो हम स्ट्रेस से कैसे डील करेंगे, तो बाय रिलैक्सिंग अवर माइंड्स एंड बॉडीज, है ना। वहाँ अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और माइंड को रिलैक्स करेंगे तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तीन तीन ऑप्शन तो आपको लगेंगे। बाय फाइटिंग इलनेस, बीमारी से तो ना लड़ेंगे। टेकिंग पेन किलर्स, पेन किलर्स भी नहीं लेंगे। ठीक है, बाय रेगुलेटिंग अवर, रेगुलेट करेंगे हार्ट रेट को, नहीं। इसमें जो लिखा है वो रिलैक्सिंग करने की बात है, म्यूजिक से अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ठीक है, स्ट्रेस से दूर करने के लिए। अगला है, गुड म्यूजिक कैन मेक अस बेटर पर्सन बाय, कैसे करता है गुड म्यूजिक हमें बेटर पर्सन कैसे करता है, तो हेल्पिंग अस गेट रिड ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज से हमें दूर करता है और बेटर पर्सन बनने पर हमें मजबूर करता है। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज बाय म्यूजिक, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इससे क्या क्या डिक्रीज होता है। ठीक है, बोर्डम और फैटिग। ठीक है, ये देखिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ये एक ऑल काइंड नहीं होगा। ठीक है, ऑल काइंड की बात नहीं की यहाँ पर। जो सूदिंग म्यूजिक हो गया है ना, सॉफ्ट म्यूजिक, इस तरीके के म्यूजिक की बात की गई है, सब तड़कता भड़कता म्यूजिक की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, म्यूजिक हैज अ काम, ये नॉट ट्रू देखो, यहाँ क्या पूछ लिया, नॉट ट्रू। अगर ट्रू की बात होती तो ये जो है यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रू पूछा गया होता तो ये तीनों ट्रू हो जाते। ठीक है, बट ये क्या गलत है। म्यूजिक हैज कामिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, साफ साफ लिखा है प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है, कामिंग में इफेक्ट डालता है। ठीक है, म्यूजिक हेल्प टू ओवरकम एंगर, सही बात है, मैंने बताया था एंगर को कम करने की कोशिश करता है ना। यहाँ देखिए एंगर और वरी को। सूदिंग म्यूजिक कैन इंड्यूस साउंड स्लीप, ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट स्लीप है ना, सूदिंग म्यूजिक देखिए ये लिखा हुआ है। बट ये गलत बात लिखी है भाई, ऑल टाइप का म्यूजिक नहीं आता है ना। अब आगे आपका हिंदी, हिंदी से 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कौन कौन से किस तरीके के देख लेते हैं, चलिए है ना, थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा और वेट किए। संध्या का पर्याय निम्न में से नहीं है, क्या नहीं है, तो गोधूली होता है, दिन अंत होता है, दिन का अंत, निशा आरंभ, निशा का आरंभ, विभावरी किसका होता है, ये रात का होता है। ठीक है, इसमें से क्या था, असुमेलित, असुमेलित, तद्भव तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम होता है संस्कृत के समान, तद्भव होता है नया शब्द, ये पुराना है ये नया, इतना समझ लो। तो पुराना, अब इधर इधर पुराने लिखे, इधर इधर नए लिखे। ठीक है, तो पहले इच्छु था अब ईक हो गया, पहले उड़ उड था अब उड़ हो गया, पहले उजड्ड था अब उजड्ड हो गया, पहले उत्साह था अब उत्साह हो गया। ठीक है, पहले क्या था, उत्साह उत्साह, ये गलत है, पहले था उत्साह। ठीक है, पहले था उत्साह अब हो गया उत्साह। ठीक है, ये है आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। ठीक है, यहाँ पर क्या करा इसने, इंटरचेंज कर दिया है चीजों को, तो इसलिए ये आपका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अलंकार पूछ लिया, भाई आप देखेंगे ना, इसके सिलेबस में कहीं भी अलंकार का वर्णन नहीं है, अलंकार दे डाला इसने, देख रहे हो। अब इसमें पूछा गया, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करउ सो मम धर उर धाम, सदा क्षीर सागर नयन। नील सरोरु श्याम तरुण, ठीक है, नील सा कमल रूप, तो ये इसमें उपमा की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, उपमा की जा रही है। ठीक है, नील के कमल जैसा श्याम का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उपमा, यानी कि किसी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जो बर्तन बेचने का काम करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ, कसेरा। बेइज्जत करने के अर्थ में क्या होता है, पगड़ी उतार देना। ठीक है, जिसका मालिक चाहे वही अच्छा होता है, जिसको मालिक चाहे वही अच्छा होता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मोदी जी जो चाहेंगे वही अच्छा होगा भाई, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लो, है ना, तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन, समझे। जैसे ईडी ने जो किया, है ना, मतलब एक कंपनी है, कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, उसने फ्रॉड किया, उसके अकाउंट सीज हो गए, बाद में वही कंपनी अपने अकाउंट से 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए। भाई अकाउंट सीज है तो फिर चलने ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा, लॉक इसने डाल दिया। मान के चलो ये एक पेटी है, अब इसमें लॉक डाल दिया भाई, यहाँ पर किसने डाल दिया, ईडी ने। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड का नंबर नामक कंपनी है कोई भी, ये तो पैसे ही नहीं निकाल पाएगी ना, इसने तो क्रॉस लगाए, तो इसने फिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पैसा डाल दिया भाई, कैसे डाल दिया। ये वही चीज हो गई, जिसको मालिक चाहे वही चलता है, यानी जिसे पिए चाहे वही सुहागन। ठीक है, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या हुआ, महा प्लस ईश्वर। ठीक है,
ये मेरे मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में। मेरे बुक, मेरे जो नोट्स बने उसके डायरेक्ट एग्जाम्पल से यूज किया है, ठीक है। सैद्धांतिक का विलोम क्या होता है, असैद्धांतिक, ठीक है। पंचवटी में समास क्या होता है, द्विगु। पांच लिखा ना, जहां पर संख्या का नाम आ जाए वहां द्विगु आता है, ठीक है। ठाकुर का अर्थ निम्न में से नहीं है। क्षत्रिय को एक उपाधि होता है, मालिक होता है, देवता होता है, आडंबर नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी इसने क्या करा, एक पैसेज दे दिया, बट ये पैसेज ठीक है, इसमें आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसमें बोल रहा है निम्न में से किस पुस्तक में भारत के विदेशों के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन है, तो ये तारीख फिरोजशाही यहाँ लिखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। हफीफ ने अपने तारीख फिरोजशाही में इस काल में व्यापारियों के काफिलों को दूर देशों में ले जाने का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत ना। यहाँ पर समृद्धि का विलोम पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। समृद्धि का जो विलोम होता है वो होता है विनाश। मैंने क्या लगा दिया था, ब्याधि लगा दिया था, बट समृद्धि का विलोम होता है विनाश, ठीक है। ये गद्यांश का केंद्रीय वस्तु जो व्यापार के बारे में बताता है, तो ये अपन पूरा डटा हुआ, ठीक है। चलिए तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट आता है हमारा कंप्यूटर, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको दो से आपको 4 टॉपिक करना होंगे। एक रीजनिंग 20 नंबर की, ठीक है। एक मैथ 20 नंबर का। एक आपका कंप्यूटर मेन है भाई, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक हिंदी एंड इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको बचता है जीके का सेक्शन, जहां से भी आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 130 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ये वाला टॉपिक अगर छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा खासा आता है, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट आप नहीं लगा सकते, कितना भी आप पढ़ लीजिए, फिर भी अपन कोशिश करेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश में 30 में से, सॉरी, 30 में से इजीली आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप इजीली 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में 70 टू 80 स्कोर कर सकते हैं, और इसमें 18 टू 19 स्कोर कर सकते हैं। भाई इसमें कुछ नहीं कह सकता, 5 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो। 20 से ऊपर, मतलब 20 तो बहुत बोल दिए मैंने, 18, 17, 15 पे जाकर रुक जाते हैं बच्चे, ठीक है। वो 4 जो टॉपिक रहेंगे आपके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश, टोटल 5 टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सीधी बात, मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं तो आपको पूरे पल पल पर गाइड करते जाऊंगा। तो मेरे साथ तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर, ठीक है। चलिए देखिए, जितना भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ना भाई, लैंग्वेज बेस्ड है ना, पैराग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है, अलग ही लेवल चल रहा है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर सबसे खतरनाक। तो देखिए, दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है, ये बात गलत है, ठीक है। रैम अलग है, कैश मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। कैश और रजिस्टर हो गया, ठीक है। डी रैम थोड़ी सी स्लो होती है ना, एक्सेस गति समान नहीं हो सकती। कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है। तो पहली गलत हो जाएगी, दूसरी सही, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यही मैंने आपको टिक करके लगाया था, ठीक है। और कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन आपको मेरे द्वारा कराएगी, मैंने पहले भी कराई, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसे आप फॉन्ट आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित करते हैं, तो कंट्रोल प्लस टी होता है। ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है, सही बात है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक और एक, ठीक है। अगला पूछा गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन भाई, सिंपल है, बट लैंग्वेज ऐसी डाल दी ना, बच्चा डर जा, क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ लिया, इतना बताओ। कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूपों में संग्रहित करने के लिए सामान्यतः मेमोरी स्टोरेज मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस स्टोरेज स्पेस क्षमता को निरूपित करता है जो 16 GB के बराबर है। भाई डायरेक्ट ही पूछ लेता, इनमें से क्या 16 GB के बराबर है, इतनी लैंग्वेज फालतू कर दी इसने। डायरेक्ट भी पूछ सकता है ना, इनमें से क्या 16 GB के बराबर है, तो 2 की घात 14 MB। देखिए 2 की घात 10 तक आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1024 MB, ठीक है। ठीक है, मतलब 2 की घात 1024 होता है, एमबी तो नहीं हुआ, अब जीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात 10 क्या होता है, 1024, इसका 14 है, तो कितने बचे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो कितना करेंगे, 1024 इंटू 16 कर देंगे ना, इंटू ही तो चल रहा है ना, दो 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 चक दो लिखेंगे, तो पहले 10 का कर लिए, 4 का अलग करके, तो 1024 इंटू, जैसे आप 16 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 16 GB का स्टोरेज मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, तो 16 GB को कैसे करेंगे, एक एक ये देखिए यहाँ पर देखो, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB। अगर मैं इसको 16 से गुणा कर दूं और इसको 16 से गुणा कर दूं, तो बस 16 GB बन गया, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो बस यही आएगी निकल के, 1024 इंटू 16, ओके। चलिए
सूचना कियोस्क यानी कि इंफॉर्मेशन जो कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत है, ध्यान रखना, गलत पूछा गया, मैं इसलिए बोलूँ लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से, गलत पूछा गया। आकार, प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते। सही बात है। जैसे एटीएम क्या हो गया, एक कियोस्क मशीन हो गई, जिसमें क्या है, इसमें कोई आकार, प्रकार, कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। कर्मचारियों की तुलना में अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। बिल्कुल 24/7 काम करते हैं। ठीक है। एटीएम मशीन हो गई, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पर टिकटिंग वाली सिस्टम मशीन हो गई। ठीक है। ये उनको किस होता है? कौन सा गलत है? यहाँ देखिए, ना तो एक और ना ही दो गलत है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, समझे भाई? क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी इसने खेल खेला, यहाँ पर भी खेल खेल गया, समझ रहे हो? यहाँ पर भी खेल खेल गया, यहाँ पर भी खेल खेल गया। इसलिए बोलो लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना। भाई क्वेश्चन तो खतरनाक पूछ ही रहा है, लैंग्वेज अलग से दे रहा है। भाई थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा गलत शुरू करना, थोड़ा रुकना भाई लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटरों को इनपुट के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल, ऑप्टिकल यानी प्रकाश, ये डिवाइस क्या करते हैं? प्रकाश का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन से ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के उदाहरण है? स्कैनर, जब आप स्कैन करते हैं तो उसमें एक रोशनी निकलती है, ठीक है, प्रकाश। MICR, इसमें भी एक प्रकाश निकलता है जब आप चेक को रीड करते हैं। तो एक और दो दोनों आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा भी आंसर यही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ये तो सही है, ध्यान रखना, गलत पूछ रहा है, पूछ गलत रहा है पर आंसर सही है ये वाला। ये माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है, ये गलत है। कौन सा गलत है? सेकंड। ठीक है, चलिए देख लीजिए आंसर। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ELU के द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ये होता है एक्यूमुलेटर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन तो मतलब इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी को मालूम होगा ना। मतलब पॉइंटों में कोई बंदा हो, पॉइंटों में कुछ परसेंटेज में लड़के होंगे एक दो, उन्हीं को मालूम होगा, अगर 2-4 लाख ने पेपर दिया उसमें से। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया। NTFS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भाई गलत पूछ रहा साला, सही नहीं पूछता। अब तीन, अब इसमें से गलत ढूंढना, बताओ, है ना? तो NTFS के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो फुल फॉर्म तो हमें मालूम है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है ना? NTFS पार्टीशन को विंडोज और लाइनक्स सिस्टमों से पढ़ा लिखा जा सकता है। ठीक है। NTFS पार्टीशनों में स्टोर की गई फाइल है, पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, NTFS पार्टीशनों को 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया सकता, बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, NTFS के बारे में इसने खुद ही जानकारी दे दी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से पी रोम के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? यह एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, नहीं। यह एक चुंबकीय मेमोरी है, नहीं। यह एक नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी है। तो बिल्कुल, जो रोम होती है ना, रोम स्थायी होती है, रैम जो होती है वो अस्थायी होता है, रोम स्थायी होती है। तो केवल तीन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने एक लगा दिया था क्योंकि उस समय मेरे को इसका इसका नहीं पता चला था, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रतीक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है, ठीक है, तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों बिट्स की आवश्यकता है? भाई पता ही नहीं क्या पूछ रहा है, तो ये तो ऊपर से चला गया, साइंस में घुस गया भाई, कंप्यूटर साइंस डाल दिए उसने, कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर साइंस पूछ रहा है बच्चों से, समझ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई, है ना? निम्नलिखित में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के द्वारा विकसित किया गया था। नोकिया किस पे आता है? विंडोज पे आता है। ठीक है, एंड्रॉयड गूगल के द्वारा किया गया था, और जो आपका बाडा है ये सैमसंग के द्वारा। ठीक है, दोनों नोट कर लेना आप, ना ये बाडा जरूर नोट कर लेना, सैमसंग वाला। तो ना तो एक और ना ही दो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? उच्च पारदर्शिता सही है, हाई ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार में कमी सही है ना? तो एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना इंफॉर्मेशन कियोस्क की एक मान्य श्रेणी है? फ्री स्टैंडिंग कियोस्क बिल्कुल है, वॉल माउंटेड कियोस्क बिल्कुल है। तो एक और दो दोनों हो जाएंगे आंसर। डबल ईपीरोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह ब्लॉक बार मिटाने योग्य इरेजेबल मेमोरी है, नहीं। यह बाइट बार मिटाने योग्य इरेजेबल मेमोरी है, बिल्कुल। ठीक है, NTFS में फाइल और डॉक्यूमेंट्री के नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित 10 वर्णों तक लंबे हो सकते हैं।
तो ये 255 तक हो सकते हैं, ठीक है। NTFS के बारे में पूछा गया, देखिए, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ के आइएगा। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके रूप में? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ये होता है सिंगल प्रोसेसिंग वाला, ये गलत हो गया। विंडोज मल्टी, लाइनक्स मल्टी, ठीक है। 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर देना और दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लंबी लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर उधर उधर घुमाया था, तो वो होता है ट्रैक बॉल, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए, आईटी एक्ट से भी क्वेश्चन पूछेगा कि आईटी एक्ट 2000 का कौन सा अध्याय साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? तो यह अध्याय 10, ठीक है, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पूछ रहा है डिजिटल जो सिग्नेचर होता है, डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए किया था? नहीं। देखिए यहाँ पर एक चीज होती है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है जिसे हम DSC बोलते हैं, इसमें पब्लिक की होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। एक क्या होती है? प्राइवेट की होती है ना। इसका जो यूज होता है वो किया जाता है एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है, एनक्रिप्शन के लिए। और प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा। तो प्राइवेट की से क्या होता है? डिक्रिप्शन। पब्लिक की से क्या होता है? एनक्रिप्शन। इस चीज का ध्यान रखना। बट यह क्या बोला है? पब्लिक की का उपयोग दोनों के लिए किया नहीं, केवल एनक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन नहीं होगा। डिक्रिप्शन किससे होगा? प्राइवेट की से। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है? तो ये है असेंबलर और कंपाइलर, ठीक है। ये असेंबली भाषा को, मशीनी भाषा को असेंबलर में, और ये कंपाइलर भी वही इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? बौद्धिक स्तर होता ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही थोड़ी ना होती है, बहुउपयोगिता ये होती है उसमें, कर्मठता मेहनती होता है, बिल्कुल होता है। तो एक और दो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब गलत पूछा है, देख ला, विशेषताएं नहीं है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन भाई देख के पढ़ना, निपट जाओगे नहीं तो। अब देखिए ये आ गया भाई, लो, आ गया प्रैक्टिकल पूछने लगा वो, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल में घुस गया। ये डाल दिया, पैसे डाल दिए, पैराग्राफ डाल दिया, पूछ लो। ये बोल रहा है कि एक इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल बनाई है, मतलब डॉक्यूमेंट बनाया है, सिंपल डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पर इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें कुछ फीचर्स का यूज किया गया है, तो वो हमें आंसर देना है। पहला है, पहला ये क्वेश्चन पूछता है कि सैंपल डॉक्यूमेंट्स को 2 कॉलम प्रारूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया। ठीक है, 2 कॉलम बना दी ना, देखिए ऐसे 2 कॉलम है। जैसे मेरा ये पूरा है, आपको दिख रहा है? एक सेकंड रुकिए, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो जैसे इसमें क्या कर रहा है, 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कॉलम में बांट दिया दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो इसने 2 कॉलम में बांट दिया इस चीज़ को, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। 2 कॉलम में इसने बांट दिया है और बोला कि यह सुविधा MS वर्ड 2016 के निम्न में से किस मेन्यू टैब में मौजूद होती है? तो ये आपके लेआउट टैब में मौजूद होती है, ठीक है। 2 कॉलम में बांटना। अगला क्वेश्चन से पूछता है कि इसमें जो दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया, ये डबल अंडरलाइन जो किया गया है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये होती है Ctrl+Shift+D होती है, ठीक है। चलिए, अगली बार अगली इसमें पूछा है कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का उपयोग कितनी बार किया गया है? ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब फर्स्ट लाइन को सरका देना। तो इस पैराग्राफ में सरकी नहीं, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, इसको सरकाना नहीं बोलेंगे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। यहाँ पर देखिए, ये तो ठीक है, ये इसने फर्स्ट लाइन सरका दी। तो एक एक जगह इसने क्या करा, पूरे पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ में एक जगह करा है, तो कितनी जगह? एक जगह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रॉप कैप जो होता है ये MS वर्ड के किस मेन्यू टैब में मौजूद होता है? तो इंसर्ट मेन्यू टैब में, जो टी इस तरीके से इसने बनाया है, इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो ये इंसर्ट सेक्शंस में आपको जाके मिलेगा, ठीक है, इंसर्ट। चलिए, अब देखिए, इसने एक्सेल उठा लिया, एक्सेल की CT डाल दी भाई, अब उसमें फॉर्मूले पूछ रहा है वो।
अब ये पूछ रहा है 213 मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। इसको कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लेंगे क्या, कॉलम, सबसे पहले डॉलर लगाएंगे, डॉलर के बाद उठाएंगे कॉलम को, डॉलर ई, फिर डॉलर लगाएंगे, है ना, फिर उठाएंगे सेल को, सेल कौन सी है, 5 नंबर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉलम उठाएंगे, कॉलम और रो, है ना, E5, इसको पढ़ते कैसे, इसको E5 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉलम नाम आता है, फिर रो नाम आता है, कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट, अगर जब भी बोले एब्सोल्यूट तो इसके आगे डॉलर और इसके आगे डॉलर मार दो, ठीक है। E5 जहाँ लिखा है इसके आगे डॉलर मार दो, इसके आगे डॉलर मार दो, बन गया है ना एब्सोल्यूट एड्रेस। वो पूछ ले बताइए 20 का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, डी, डी में कौन सा, दो, है ना, दो, और कुछ नहीं, बस क्या कर दो, ऐसे डॉलर मार दो, ऐसे डॉलर मार दो, बन गया एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। चलिए ये देख लो, है ना। चलिए अगला देखिए, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र फ्लोर B5 16 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए यहाँ दो फॉर्मूले लागू होते हैं, एक होता है आपका फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, और एक होता है आपका सीलिंग, ठीक है, एक होता है आपका सीलिंग। सीलिंग क्या होता है भाई, पंखा कहाँ लगता है, जो पंखा अपना होता है वो सीलिंग पे ही तो लगता है ना। जो आपका पंखा लगता है वो कहाँ लगता है भाई, सीलिंग पे तो लगता है ना, ऊपर छत पे। फ्लोर कहाँ होता है, फ्लोर नीचे होता है ना। ये आपका फ्लोर है, ये सीलिंग है, बस इतना समझ लो। सीलिंग में क्या होगा, सीलिंग में हम ऊपर जाएंगे, फ्लोर में हम नीचे आ जाएंगे, बस इतना इतना कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। फ्लोर नीचे ही होता है ना, तो फ्लोर B5 16। अब हमें B5 देखना है, B5 पे क्या लिखा हुआ है, B5 पे हम गए, देखो बी ये रहा, 5 ये रहा, B5 पे क्या लिखा है, 35 लिखा है ना। बी वाले कॉलम में 5 नंबर है, 35 लिखा हुआ है, ठीक है। तो B5 35 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर 35 लिखेंगे, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा हुआ है, मैं इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ कितना लिखा है आप देख सकते हैं, 16, तो जो मैं 16 लिखूंगा और इसको एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो 16 है ना, इस 16 मैंने जाना, इसका मतलब इसके आसपास इसका कौन सा मल्टीपल है, इस 16 का ये 35 तो नंबर है, 35, इसने बोला कि B5 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 16 से डिवाइड होगा या 16 से इंटू होगा, ठीक है। तो 35 के आसपास कौन सा नंबर होगा, 32 ही होगा ना। और इसमें क्या करते हैं, फ्लोर ढूंढते हैं। फ्लोर का मतलब क्या बोला मैंने, नीचे, यानी माइनस जो नंबर दिया गया उससे एक कम, मतलब कम वाली संख्या, एक कम नहीं मतलब इससे कम वाली संख्या, कम वाली क्या आएगी, 32। तो 16 का इंटू या डिवाइड, तो 16 का इंटू होता है 32, या 32 में डिवाइड जा सकता है ना, 16 का मल्टीपल 32 होता है, ये 16 से हम 32 में डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 32 आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा। अगर ये वहीं बोल देता कि इसमें हम सीलिंग लगा दें, यहाँ फ्लोर की जगह क्या डाल दो, सीलिंग डाल दो, वो B5 16, तो हम इसके आगे वाले लेते, आगे वाला क्या होता, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, फिर यहाँ पर 48 आंसर हो जाता, ठीक है। नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए सीलिंग B1 10, B1 में क्या है, देखिए B1 में ये 45, इसे बोला C1 10, यानी कि 10 का मल्टीपल या 10 का 10 से डिवाइड चला जाए किसी वैल्यू में, या 10 से मल्टीपल हो, वो 10 का मल्टीपल हो, तो वो B1 के आसपास कौन सा होगा। वो ये सीलिंग की बात हो रही है, तो हम ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर। तो भाई 45 के बाद कौन सी संख्या आएगी जिसमें 10 से इंटू होगा या 10 से भाग लगेगा, तो वो होगी आपकी 50 नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 50, ठीक है। अगर यहाँ फ्लोर बोल देता तो हम 40 लगा देते, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। अब पूछ रहा है ऑटो सम फॉर्मूला लगा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, B2 से D2 तक। B2 कौन सा है ये, और D2 कौन सा है ये, ठीक है। जब भी हम इसमें ऑटो सम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में, यहाँ पर इसका जो है कंटेंट इस वाली सेल में आ जाएगा, तो सेल E2 में 30 होगा, ठीक है। इसको जोड़ देगा, इसको जोड़ देगा, इसको नहीं जोड़ेगा क्योंकि अल्फाबेट है, 10 और 20 को जोड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो यहाँ पर भी 35 कर देगा, ठीक है। ये केवल नंबर जोड़ेगा, ऑटो सम केवल नंबर जोड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए आपको, है ना, 3-4 फॉर्मूले भी सिखा दिए आपको, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी PDF, पूरा मैंने आपको करा दिया। मैथ्स रह गया, मैथ्स में आपको अगले वीडियोज़ में करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो था, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। और ये ढेर सारी वीडियोज़ हैं, टेक्स्ट बुक लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी ठीक है। पेपर करा दिया है, अदर पोस्ट के भी पेपर कराऊंगा, इसके अलावा ये इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, सेकंड शिफ्ट देखेंगे, फिर 2019 की ऑल 3 शिफ्ट देखेंगे, और MTS का पेपर देखेंगे, ESO का पेपर देखेंगे, बाकी अदर पोस्ट जितनी जितनी भी हैं सबका हम 1 by 1 यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना, द एग्जाम हेल्पर और द एग्जाम हेल्पर GK। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उस पर अगली बार वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।